हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने मोल कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ये हमारी 8वीं क्लास है जिसके अंदर अब पिछली क्लास के अंदर हमने मॉलिक्यूल्स जो अणु होते हैं उनमें मोल निकालना सीख लिया था। जैसे कोई भी अणु है, कल हमने एक क्वेश्चन लिया था 3.01 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के अंदर मोल्स कितने होंगे। तो बेटा मोल्स निकालने के लिए हमने कोई भी मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर सीख लिया था। अब हम वेट के अंदर अगर आपको जैसे दे रखा है 44 ग्राम NaOH में NaOH के ग्राम मोल को मोल भी बोल सकते हैं, मोल या ग्राम मोल की गणना करो। अब ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए तो यहाँ आपको क्या दे रखा है 4 ग्राम NaOH में ग्राम मोल यानी मोल की गणना करो। तो इसके लिए पहले आपको क्या, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो पहले आपको, जैसे कल अपनी बात हो रही थी बेटा कि एक दर्जन के अंदर 12 केले होते हैं। तो ठीक है, एक दर्जन में 12 केले होते हैं, लेकिन एक दर्जन में अब आप जाओ कि 1 किलो केले दे दो। आपने क्या मांगा? 1 किलो केले दे दो, और 1 किलो में मान लो 12 ही केले चढ़ जाते हैं। तो 1 किलो केले मतलब 12 केले मतलब 1 दर्जन केले। तो ये बातें इक्वल हो गई ना कि 1 किलो 1 kg = 12 केले आए। 1 किलो में 12 केले आ गए मान लो, और ये 1 दर्जन भी है। ठीक है, तो यानी 1 दर्जन का वेट अपन को कितना मिल गया? 1 किलो मिल गया। तो ऐसे Na संख्या होती है, Na मतलब 6.02 × 10⁻23 संख्या होती है, और इसमें 1 मोल होता है, और 1 मोल में जो भी पदार्थ है उसका अणुभार के बराबर मात्रा भी होती है। तो 1 मोल में ये संख्या तो होती है, जैसे 12 केले में 1 दर्जन तो होता ही है, लेकिन साथ में 1 किलो वेट भी हो जाता है। सेम उसी तरह से 1 मोल में ये संख्या भी होती है और मॉलिक्यूलर वेट भी होता है। तो 1 मोल किस किस के भी इक्वल होता है ये हम आज जान लेते हैं, जिससे आपके और बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनने लग जाएंगे। तो देखते हैं आपके जैसे 1 मोल में क्या क्या होता है। 1 मोल पदार्थ अगर आपके पास है तो उसमें आपको अगर संख्या की बात करें तो संख्या होती है 6.02 × 10⁻23, जिसको हम बोलते हैं आवोगाड्रो नंबर। कण होते हैं, कोई भी कण, यानी परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकता है, और वो आयन भी हो सकता है। तो 1 मोल में अब आपसे पूछे तो क्या बोलने वाले हो कि 6.02 × 10⁻23 6.02 × 10⁻23 कण यानी परमाणु, अणु या आयन विद्यमान होते हैं किसके अंदर? 1 मोल के अंदर। ठीक उसी प्रकार से 1 मोल अगर आपके पास पदार्थ है तो उस 1 मोल पदार्थ के अंदर कितने
उस पदार्थ के उस एक मोल एक पदार्थ यानी उस पदार्थ के, अगर वो अणु है तो अणुभार और परमाणु है तो परमाणु भार के बराबर मात्रा भी होगी, के बराबर मात्रा भी होगी, बराबर मात्रा। ठीक है। और उसी एक मोल के अंदर जैसे इतने तो कण अणुभार या परमाणु भार के बराबर मात्रा, और अगर वो गैस है तो गैस का एचटीपी पर 22.4 लीटर आयतन भी होगा। तो ये तीन जानकारी है जो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएगी। इन तीन जानकारियों को आप अच्छे से नोट डाउन, आज का डिस्कशन हमारा इन तीन जानकारियों पर ही चलने वाला है कि एक मोल में क्या क्या होता है। तो एक मोल में पदार्थ की 6.02 × 10⁻23 एक मोल में कण विद्यमान होते हैं। उसी एक मोल में पदार्थ के अणुभार या परमाणु भार के बराबर मात्रा भी होती है, और उसी एक मोल में गैस का एचटीपी पर 22.4 लीटर आयतन भी विद्यमान होता है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको एक बार। चलिए मिटा देता हूँ। अब जैसे मैं मान लो यहाँ बात करता हूँ, नोट डाउन हो गया होगा आपका, खोज करके आप नोट डाउन कर लेंगे इसको। अब मैंने एक मोल, इस क्वेश्चन को लेंगे हम बाद में, इस क्वेश्चन के लिए ये जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको। मान लो मैंने आपको दे दिया एक मोल CO2, क्या दे दिया, एक मोल CO2। तो अब इसका क्या क्या मतलब गया, एक मोल CO2 का एक मतलब तो गया 6.02 × 10⁻23 अणु CO2। अगर कोई आपसे एक मोल CO2 की बात कर रहा है तो उसका क्या मतलब है, 6.02 × 10⁻23 अणु CO2 के हैं। इसी एक मोल के अंदर अगर आप बात करें तो इसी का क्या मतलब भी है, इसी का मतलब है CO2 का अणुभार कैसे निकालोगे, तो कार्बन का होता है कितना, 12, और ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु भार। तो 16 दूना 32 और 12 44, तो 44 ग्राम CO2, यानी एक मोल CO2 की बात होती है तो इसका क्या मतलब है, 44 ग्राम CO2 की बात होती है। समझ गए। इसी एक मोल में चूंकि CO2 गैस भी है, तो गैस है तो CO2 का 22.4 लीटर 22.4 लीटर आयतन की भी बात हो रही है। कहाँ पर, लेकिन एट एचटीपी पर बात हो रही है। तो ये भी मतलब है कि एक मोल CO2 की जब भी बात होती है तो इसके तीन मतलब निकलते हैं, या तो इतने अणुओं की बात हो रही है, या इतने वजन की बात हो रही है 44 ग्राम वेट, या फिर 22.4 लीटर आयतन की बात हो रही है। तो ये आप यानी 44 ग्राम में 6.02 × 10⁻23 अणु होते हैं, ये भी कह सकते हो आप। 44 ग्राम CO2 का 22.4 लीटर आयतन भी होता है, आप ये भी कह सकते हो। अब मैं मान लो आधा मोल CO2 कर देता हूँ, तो ये भी आधा हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा, और ये 11.2 लीटर हो जाएगा। मैं 1/4 की बात करता हूँ तो ये 1/4 हो जाएगा, ये 11 ग्राम हो जाएगा, 1/4 मतलब 11 ग्राम, और ये 5.6 लीटर हो जाएगा। तो यानी जो मोल के साथ होता है वो इनके साथ भी होगा कि मोल बदल गए
तो मात्राएं भी बदल जाएंगी जो एक मोल में होने वाली होती है। और ये 22.4 लीटर 44 ग्राम और 6.02 के इक्वल ही होता है। तो ये इंफॉर्मेशंस आपने क्लियर कर ली। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूँ बेटा कि अगर मैं डिफरेंट जानकारी आपको देता हूँ, जैसे अब इस क्वेश्चन पे बात करें 4 ग्राम NaOH के ग्राम मोल। तो पहले NaOH का अनुभार क्या है? NaOH का अनुभार पता करो पहले। अनुभार जिसको हम बोलते हैं MW, क्या बोलते हैं? MW। तो अनुभार क्या है NaOH का बेटा? तो Na का कितना होता है? 23 और परमाणु भार। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो टोटल हो गया आपके पास 40 ग्राम। ये अनुभार हो गया। और अनुभार में कितने? अनुभार में होता है 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। यानी ये अभी हमने देखा था ना, 1 मोल में अनुभार, तो अनुभार में 1 मोल। तो यानी 1 मोल अनुभार में, अनुभार कितना है? 40 ग्राम। तो 40 ग्राम में कितना मोल? 1 मोल। तो अभी अपन ने क्या कहा था? 1 मोल में अनुभार। तो अब इसमें कितने का डिवाइड हो रहा है? 4 ग्राम में पूछा है। तो 4 ग्राम में कितने मोल? तो 4 ग्राम में मोल निकालोगे तो 1/40 इंटू 4, ठीक है। तो 1/40 इंटू 4 यानी 1/10 मोल आ गया आपके पास, ठीक है। तो कोई भी अमाउंट, अब जैसे मैंने 4 ग्राम में नहीं पूछता, W ग्राम में पूछता, तो यहाँ क्या आ जाता? W/40 आ जाता, W/40 मोल आ जाता। मैं मान लो NaOH का नहीं पूछता, किसी पदार्थ का पूछ लेता, तो 40 की जगह उसका क्या आ जाता? MW आ जाता। तो अब मोल निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो चुका है। इसको मिटा दूँ। क्या फॉर्मूला है? किसी दिए गए भार ब्रैकेट में W ग्राम में मोल कैसे निकालोगे? किसी दिए गए भार W ग्राम में मोल निकालने हैं तो V1 भार बटा अनुभार। तो मोल का फॉर्मूला क्या हो गया? dW/MW, यानी V1 भार वेट बटा उसका मॉलिक्यूलर वेट कर दोगे आप। अब मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड किया आपने, तो किसी भी एक फॉर्मूला एक नंबर डाल देना, ठीक है। ऐसे किसी दिए गए दी गई संख्या में मोल, अगर आपको कोई संख्या दी गई है और उसमें मोल पूछे हैं तो कैसे निकालोगे? तो जैसे यहाँ गिवन भार में अनुभार के का भाग दिया, क्योंकि 1 मोल का भार अनुभार होता है। तो 1 मोल की संख्या क्या होती है बेटा? 1 मोल की संख्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23। तो फिर मोल कैसे निकालोगे? दी गई संख्या को n मान लेते हैं। n क्या है? दी गई संख्या, और उसमें कितने का भाग दे दोगे? ये कल हमने क्वेश्चन किया भी था। 3.01 इंटू 10⁻23 ऊपर लिखा था, 6.02 इंटू 10⁻23 नीचे लिखा था। हमको मोल मिले थे कि नहीं मिले थे? तो
तो ये मोल निकालने का दूसरा फॉर्मूला हो गया आपके पास, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही आप एक और तीसरा फॉर्मूला निकाल लेते हैं हम। तीसरा फॉर्मूला क्या होगा, ये एक फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला। किसी दिए गए आयतन, ब्रैकेट में V लीटर मान लो आयतन दिया है आपको, V लीटर में मोल आपको निकालने। तो किसी दिए गए आयतन V लीटर में मोल निकालने के लिए आप क्या करोगे, तो मोल का एक और फॉर्मूला आपके पास हो गया, E1 आयतन V लीटर, इन लीटर में होना चाहिए, इन लीटर बटा एक मोल में कितना आयतन होता है, एक मोल में 22.4 लीटर आयतन होता है, तो उस 22.4 लीटर का डिवाइड लगा दोगे, तो ये आपके तीसरा फॉर्मूला होगा। तो ये तीन फॉर्मूले हैं जो आपको मोल पर पहुंचाते हैं। तीनों फॉर्मूलों से आप मोल, किसी भी पदार्थ में मोल निकाल सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको प्रश्न आयतन दे के चले तो एक मोल का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर, उसका भाग लगा देना। अगर आपको कोई वजन दे के चले W ग्राम, तो उसमें एक मोल का भार कितना होता है, अणुभार, उसका भाग लगा देना। और संख्या दे के चले तो 6.02 × 10⁻23 का भाग लगा देना। अब ये आपको खुद को पता करना पड़ेगा क्या, कि आपको प्रश्न ने दिया क्या है। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन इन तीनों फॉर्मूलों पे बेस। चलिए, तो तीन फॉर्मूले आपके पास हो गए हैं। तीन फॉर्मूले के लिए अब आप क्या करोगे, क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व कर दोगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन आ गया आपके, हम ले लेते हैं क्वेश्चन 4.4 ग्राम CO2 में पहला मोल पूछा है। तो अब ये क्या है, ये आपके बेटा W, क्या है ये W। तो CO2 का अणुभार क्या होता है, CO2। अब अपन मोल पहले W दिया है ना, तो W E1 है, W क्या है, E1 है। तो अब मोल के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, तो मोल के लिए फॉर्मूला लगाओगे E1 वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। E1 वेट क्या है आपके पास, तो E1 वेट आपके पास 4.4 और अणुभार CO2 का 44 होता है। एक मोल का भार अणुभार होता है, तो आप पॉइंट हटा दिया, 0 लगा दिया। उसके बाद 44 से 44 कट गया, यानी 1/10 मोल आ गया। कितना आ गया, 1/10 मोल। क्लियर, कि इसमें हमको W दिया है, तो W दिया है, तुरंत मोल निकाल लिया हमने, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए, अब अपन को अगर मान लो क्वेश्चन एक और, इसको हो गया ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो 5.6 लीटर हाइड्रोजन में HTP पर मोल की गणना करो। तो 5.6 लीटर ये क्या चीज़ है, ये है आपके पास आयतन। लीटर लग रहा है ना इसके, इसलिए ये आपको आयतन है। और जब आयतन किया हो तो मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, E1 आयतन अपॉन 22.4 लीटर। दिया आयतन कितना है, 5.6 लीटर। इसमें भाग किसका लगाओगे, 22.4 का। काट दो तो ये 1/4 मोल आ गया।
ठीक है, तो आयतन देने पर मोल निकालने के लिए 22.4 लीटर का भाग देना पड़ेगा। कितने का? 22.4 लीटर। क्लियर हो गया? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब क्वेश्चन है 3.01 इंटू 10⁻20 अणु H2O में मोल आपसे पूछ लिया ये क्वेश्चन। तो इस बार आपको क्या दिया है? क्वेश्चन ने इस बार आपको क्या दिया है? तो इस बार क्वेश्चन ने आपको दी है संख्या। 3.02 इंटू 10⁻23 क्या होती है? ये एक संख्या है, संख्या आपको गिवन है। और जब संख्या गिवन हो, दी गई हो, तो मोल निकालने का क्या फॉर्मूला यूज करोगे? तो मोल निकालने का फॉर्मूला यूज करने वाले हो आप, दी गई संख्या n/na मतलब 6.02, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23 होती है। तो अब आपके पास संख्या कितनी दी है? 3.01 इंटू 10⁻20। और ये कितनी संख्या है? 6.02 इंटू 10⁻23। तो ये कट गया 2 बार और 23 ऊपर जाएगा तो क्या आएगा? 1/2। 20 कट जाएंगे, 3 जीरो यहाँ रहेगी लेकिन, ठीक है, 3 जीरो तो बचेगी ना। अब ये 20 हो जाएगी तो 20 से 20 कट गई, कैंसिल आउट। 1/2000 यानी जिसको आप लिख सकते हो 0.0005। मोल। ठीक है, ये तो संख्याएं हैं, आपको काटना पीटना तो आता ही होगा। चलिए तो मोल हमने 3 तरह से मोल फाइंड आउट कर लिए कि संख्या देने पर, वेट देने पर और वॉल्यूम देने पर मोल कैसे 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 हम निकालेंगे। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से भी आते हैं बेटा। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि कभी कभी आपको वेट देते हैं। वेट तो आपको क्या होगा? गिवन होगा, दिया होगा। कभी आपको वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा और कभी आपको संख्या पूछ ली जाएगी। या आपको वॉल्यूम गिवन होगा, ये आपको गिवन होगा, दिया जाएगा, तो फिर आपको क्या पूछी जाएगी? तो फिर आपको वॉल्यूम दे के वेट पूछ लिया जाएगा और आपको संख्या पूछ ली जाएगी। ऐसे भी प्रश्न आते हैं। और कभी आपको क्या होगा? संख्या गिवन होगी, n गिवन होगा और आपसे क्या पूछ ली जाएगी? तो आपसे वेट पूछ लिया जाएगा और वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से किया जाएगा, इस पर हम नज़र डालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं नमूने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, पहले मैं ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे उसके लिए तरीका बताऊंगा कि भाई मोल के लिए आपने 3 फॉर्मूले सीखे हैं। एक तो सीखा वॉल्यूम देने पर V/22.4 लीटर, ये मोल के इक्वल ही तो होता है। ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? मोल के इक्वल होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला मोल का ये भी था कि W दे देता है तो MW का भाग लगा के हम कहाँ जाते हैं? मोल के पास पहुँच जाते हैं। एक फॉर्मूला हमने ये भी सीखा, अगर हमको संख्या नंबर पता है तो n में Na का भाग लगा के हम कहाँ पहुँच जाते हैं? तो हम मोल के पास पहुँच जाते हैं। तो मोल के पास पहुँचने के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं।
मोल के पास पहुंचने के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। गिवन वेट 1 मोल का वेट, गिवन वॉल्यूम 1 मोल का वॉल्यूम, गिवन नंबर 1 मोल का नंबर 6.02। इसको वापस मैं बता देता हूँ। ये इस नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। इस नंबर को हम अवोगाद्रो नंबर कहते हैं। तो बेटा इसमें आपको ये दे के ये और ये पूछेंगे, ये दे के ये और ये पूछेंगे। तो जब एक इंफॉर्मेशन दे, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 100 या 18 ग्राम ग्लूकोज में अणुओं की संख्या पूछ लिया। 18 ग्राम ग्लूकोज में अणुओं की संख्या आपसे पूछ गई। ठीक बात। क्या दिए? ये क्या है? W आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। और पूछी क्या है? अणुओं की संख्या, यानी आपसे ये चीज पूछी n पूछ ली, अणुओं की संख्या पूछ ली। W आपको दिया है, गिवन है। तो ये वाला डब्बा और ये वाला डब्बा, ये भी तो मोल के बराबर है और ये भी मोल के बराबर है। तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे, आपस में बराबर होंगे। और ये भी मोल के बराबर, ये भी मोल के बराबर, तो ये आपस में भी बराबर। तो W अपॉन MW बराबर है N/Na, है कि नहीं बराबर? अब आपको ये पूछा है और ये आपको गिवन है। और अणुभार तो आपको ग्लूकोज का पता है ही, कितना होता है ग्लूकोज का अणुभार? 180। क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? MW ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो अणुभार कैसे निकालोगे? 6 × 12 + 12 + 6 × 16, तो ये 180 आ जाएगा। देख लेना। अब ये 180 है और ये आपको पता है ये कितना है? 6.02 × 10⁻23 है। तो अब n निकालने के लिए क्या करोगे? इनको तो मिटा देता हूँ। तो n निकालने के लिए अब आपको वज्र गुणन करना है, W/MW × Na। इसको इधर लिया है ना। अब आपके पास, चलो इसको तो मिटा देता हूँ। तो n क्या आ जाएगा? W की वैल्यू 18 ग्राम, MW की वैल्यू 180 ग्राम, Na की वैल्यू 6.02 × 10⁻23 ग्राम, 23 संख्या। तो 18 से 18 कट गया, 1 0 नीचे बची है, तो बचे कितने? 6.02 × 10⁻22 आ गया आंसर। कोई दिक्कत? तो हमको एक इन्फॉर्मेशन देके दूसरी इन्फॉर्मेशन अगर पूछी जाती है तो हम आसानी से क्वेश्चन में उनको बराबर कर देंगे। चलो एक और लेते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन ये रहा हमारे पास। 11.2 लीटर SO2 का भार पता करना है। भार पता करना, क्या दिया है? आयतन, आपको आयतन यानी V1। और पूछा क्या है? भार यानी W आपसे पूछ लिया है।
भार को डब्ल्यू ही बोलते हैं, वेट यानी भार को डब्ल्यू बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ क्या था, W/W। अब की बार ये दे के ये पूछा, तो अब फिर से देखो, ये मोल के बराबर, ये भी मोल के बराबर, तो ये आपस में बराबर नहीं है क्या? आपस में बराबर होने भी चाहिए, होंगे। तो यहाँ V/22.4 W/mW, ये कर दो, कर दिया। चलिए अब आगे कैसे करें? क्वेश्चन को मिटा दो, कॉपी कर लिया होगा आपने, चलो मिटा दो। तो B कितना दिया क्वेश्चन ने? 11.2, 22.4, W पूछा है बटा MW। SO2 का अनुभार कितना होता है? SO2 का अनुभार निकाल लेते हैं। तो SO2 का अनुभार, S का कितना? 32, ऑक्सीजन की कितना? 16 दूना 32, यानी कितना? 64 ग्राम। तो यहाँ 64 ग्राम रख लिया। W कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे? तो W, इसको 64 को इधर ले आओगे, W बराबर 11.2 22.4 इंटू 64, ये 1/2 बार कट गया, यानी आपके ये 2 से फिर 32 बार कट गया। तो W कितना आ गया आपके पास? 32 ग्राम। कितना आ गया? 30 ग्राम। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे हमको लगता है यार कैसे निकाले, लेकिन ऐसे कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में, बड़ा सीधा सा सवाल आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम कैसे करें, एक और क्वेश्चन लेते हैं। NCERT का क्वेश्चन। NCERT के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में, चलो NCERT का बाद में लेंगे अभी थोड़ा सा, पहले हम चल ले लेते हैं। निम्न में NCERT का ये क्वेश्चन है आपके NCERT। निम्न में किसमें अधिकतम संख्या में परमाणु विद्यमान है? ये क्वेश्चन है आपके। पहला ऑप्शन है आपके पास 1 ग्राम हीलियम, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1 ग्राम लिथियम, तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1 ग्राम सोडियम, और चौथा ऑप्शन है आपके पास 1 ग्राम Cl। किसको टिक करोगे बताइए? किसे टिक किया जाए? चलो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, खुद ट्राई करो कैसे निकालेंगे, फिर हम तो करते ही है ट्राई, बताते हैं। तो आप सब में परमाणु संख्या क्या दे रखा है आपको दे रखा है सब में वेट, W क्या है सब में? E1 है। तो पहले अपन जानते हैं W E1 है, W/MW इक्वल टू N/Na। ठीक है, Na की वैल्यू, Na निकालोगे तो कैसे निकालोगे? तो W/MW इंटू
Na को मल्टीप्लाई कर दिया ना 6.02 इंटू 10⁻²। ये आपके अणुओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला आ गया। अगर आपको वेट गिवन है, वेट दे रखा है, वेट देने पर आप अब यहाँ MW अगर ये एटम्स हैं तो एटम्स हैं तो क्या आएगा यहाँ AW एटॉमिक वेट। यहाँ भी क्या आ जाएगा एटॉमिक वेट। अगर मॉलिक्यूलर हो, मॉलिक्यूल हो तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा, और एटम हो क्योंकि AU एक एटम तो एटॉमिक वेट आएगा। लिथियम भी एक एटम है तो एटॉमिक वेट आएगा। सोडियम भी एक एटम है तो एटॉमिक वेट आएगा। लेकिन क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट आएगा। क्लियर बात, समझ गए? चलिए अब हम चारों ऑप्शंस को इस फॉर्मूले से में रख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास था ही। अब हम चारों, तो पहले हम 1 ग्राम AU में परमाणु निकालते हैं। 1 ग्राम AU में क्या था फॉर्मूला? NW बटा एटॉमिक वेट इंटू Na। N क्या? 1 ग्राम। एटॉमिक वेट 197। आवर्त सारणी में आप देख सकते हो AU का परमाणु भार 197 लिखा है इंटू Na। ठीक है, बी ऑप्शन सोल्व करते हैं। 1 ग्राम N आ गया आपके पास 1 ग्राम बटा लिथियम का एटॉमिक वेट 7 होता है इंटू N। ये दूसरा ऑप्शन सोल्व हो गया। सी ऑप्शन सोल्व करते हैं। 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम N निकाल लेते हैं सोडियम में। 1 ग्राम बटा सोडियम का 23 होता है इंटू Na। और डी ऑप्शन, ये एटम्स हैं, एटम, ये भी एटम है और ये भी एटम है। और ये आएगा आपके N = 1 ग्राम अपॉन क्लोरीन का परमाणु भार होता है, क्लोरीन के लिए अणु भार आएगा W बटा MW इंटू N। N = W कितना? 1 ग्राम, अणु भार कितना? तो 35.5 इंटू 2। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का एक परमाणु का भार होता है 35.5, इंटू 2 करोगे तो आएगा आपके पास 71 इंटू N। लेकिन ये आए हैं मॉलिक्यूल, अणु। ये क्या है? अणु। अब एक अणु में कितने परमाणु? 2। परमाणु निकालने के लिए क्या करोगे? 1 ग्राम अपॉन 71 इंटू Na इंटू 2। अब ये है परमाणु, ये क्या है? परमाणु। तो सब में परमाणु आपके पास निकल के अब आ गए हैं। किस किस में आ गए? 1 ग्राम AU में आ गए, N ग्राम लिथियम में भी आ गए, सोडियम में भी आ गए, और ये भी। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखो यहाँ 197 का भाग लग रहा है, यहाँ 7 का भाग लग रहा है, यहाँ 23 का भाग लग रहा है, और यहाँ 71 को अगर अपन 2 से डिवाइड भी कर लें तो 35.5 का भाग लगता है। कितने का? 35 पॉइंट। तो सबसे बड़ी संख्या का भाग तो इसमें लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये न्यूनतम संख्या है। ये पूरी संख्या क्या है? कम परमाणु, इसमें सबसे कम परमाणु, और इसमें सबसे छोटी संख्या का भाग लग रहा है। तो ये सबसे अधिकतम परमाणु, अधिकतम परमाणु। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा? बी ऑप्शन। क्लियर बात? तो बेटा इस तरह से हमने परमाणु कैसे निकलते हैं, अणु कैसे निकलते हैं, वेट दे रखा हो, वॉल्यूम दे रखा हो, तो किसी में भी हम परमाणु
फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारी क्लास थी जो परमाणुओं को फाइंड आउट करना सिखा रही है। तो कुछ और क्वेश्चन भी अगर हम लें, देखिए क्वेश्चन है 1.7 ग्राम NH3 में निम्न की गणना करो। पहला NH3 अणुओं की संख्या, दूसरा है कुल परमाणुओं की संख्या, तीसरा है NH3 गैस का H2 पर आयतन। चलो करो सॉल्व, क्वेश्चन को एक बार खुद ट्राई करें, उसके बाद हम इस क्लास को, इस क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट वीडियो में शामिल करने वाले हैं। तो ये आपकी क्लास थी जिसके अंदर आप किसी भी संख्या के अंदर आयतन, वेट, या किसी भी वेट के अंदर संख्या, आयतन, या किसी भी आयतन के अंदर वेट या फिर संख्या बता सकते हैं। तो बेटा पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस करते रहिए, जिससे कि आपको टॉपिक समझ में आता रहे।